नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे पोल पंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से नामांकन भर दिया है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। इस चुनाव में बीजेपी कितनी सीटें जीत पाएंगी, रायबरेली में क्या होगा, बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस, वो तो 4 जून को जो नतीजा आएगा वो उस पर डिसाइड होगा। इसके अलावा जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी काफ़ी कम हुआ है, तो किसे नुकसान होगा, किसे फ़ायदा, इन सभी सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ इंडिया.com के एडिटर अरुण सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे अभी आज नामांकन हो चुका है, तो प्राइम मिनिस्टर ने नामांकन कर दिया। क्या लग रहा है, यूपी में खासकर बात करें तो मोदी लहर है या नहीं? देखिए, उत्तर प्रदेश में मोदी लहर है या नहीं, इस पे तो ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन आज का जो है पॉलिटिकल इवेंट में आप कहेंगे तो सबसे बड़ी इवेंट जो है प्रधानमंत्री मोदी का जो है बनारस से अपना नामांकन जो है फाइल करना हुआ। आपने देखा होगा कि जिस ग्रैंड तरीके से खबरें तो आ रही थी कि वहाँ पर जो है फूल भी कम पड़ गए। क्योंकि कल शाम से ही जो उनका रोड शो हुआ 6 किलोमीटर का, उसमें जिस तरह से जनता उमड़ी हुई थी उनको प्रधानमंत्री का वेलकम करने के लिए, चाहे वो मैं देख रहा था कि मुस्लिम मोहल्ले हो चाहे हिंदू मोहल्ले हो, उत्साह सभी जगह उसी तरह का था। क्योंकि और लोगों का मानना है कि मोदी ने जो है प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस की दिशा और दशा बदल दी है। बिल्कुल भाई, बनारस को पहचान की कमी नहीं थी, लेकिन डेवलपमेंट की जरूरत थी। आप इस तरीके से सोचिए तो डेवलपमेंट कैसे होगा उस शहर में जो कि गलियों के लिए जाना जाता था, और गलियों में जिस तरह से लोग एक दूसरे से सटते हुए लड़ते हुए निकलते थे, और ऐसी जगह का कायाकल्प करना जो है मुश्किल तो था ही। लेकिन उन्होंने अपना प्रधानमंत्री जब से गए हैं 2014 के बाद से, आपने देखा होगा कि मैं आपको बता दूं कि उस समय जो विक्ट्री मार्जिन उनका जो था 3.7 लाख वोट के मार्जिन से वो जीते थे। और दोबारा जब 2019 में जीते तो वो मार्जिन फिर से बढ़ गया। वो मार्जिन तकरीबन जो है 4.7 लाख के आसपास हो गया। इसका मतलब जो है 14 के बाद जो है 19 में और उनका विक्ट्री मार्जिन बढ़ा, तो इसका मतलब जनता ने और उनको पसंद किया उनके काम की वजह से। इस बार उसी तरह से लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार भी जो है इस वोटिंग जो विक्ट्री मार्जिन है इसको और बढ़ाने की कोशिश भाजपा कर रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस तरह से ग्रैंड शो ऑर्गेनाइज हुआ, इसको ऑर्गेनाइज ही हम लोग कहेंगे, क्योंकि 12 चीफ मिनिस्टर वहाँ पर उपस्थित थे जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के। आपने देखा होगा कि जो आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम के वो हैं, अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो जो है उनका नाम क्या है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तेलुगु देशम के प्रेसिडेंट हैं जो कि वो इस समय वहाँ पर उपस्थित थे। उसके साथ में आपने देखा होगा कि चिराग पासवान भी उपस्थित थे। इस तरह से जो अपोजिशन के नेता जो हैं वो लोग भी ज़्यादातर संख्या में, जो बीजेपी के एनडीए के पार्ट हैं, वो लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। और आपने जैसा कहा कि क्या लहर की बात, हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 400 प्लस सीटों की भी बात की जा रही है, तो फिर मोदी लहर होगी तो ही पार लगेगा नैया। नहीं मोदी लहर तो उस तरह से मैं कहूँ कि जिस तरह से प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने तरीके से लहर तो पैदा कर रखी है। लहर पैदा करने का मतलब ये है कि उन्होंने जहाँ जहाँ कन्वेंसिंग की है वहाँ पर लोगों का ज़बरदस्त रिस्पांस आपने देखा होगा। चाहे वो साउथ इंडिया की उनकी सभाओं में हो आप, या फिर उत्तर भारत की सभाओं में, इवन कश्मीर में भी आपने देखा होगा। उसका प्रतिफल हम लोगों ने आज देखा कि श्रीनगर में जो कल वोटिंग हुई है, वहाँ पर 30 साल का जो है बाद एक तरह से इतिहास टूटा है, इतिहास बना है। वहाँ पर 38% वोटिंग परसेंटेज, ऐसे आप और जगह से कंपेयर करेंगे तो कम है, लेकिन वहाँ के हिसाब से आप कोशिश करेंगे अगर कंपेयर करेंगे तो 30 साल बाद जो है, तकरीबन 30 साल बाद जो है इतना वोटर्स का टर्नआउट हुआ। तो वो ऐसा नहीं है, वो प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से ही हुआ है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। और बनारस की बात में मैं कहूंगा कि बनारस में जो अजय राय कांग्रेस की तरफ से जो है चैलेंज कर रहे हैं, अजय राय लगातार जो उनके खिलाफ जो है पिछली बार भी वही खड़े थे कांग्रेस की तरफ से, और इस समय उनका अजय राय को भी एक तरह से देखा जाए तो प्रमोट किया गया। और प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश की जो यूनिट है कांग्रेस की, उसके इस समय प्रेसिडेंट भी हैं वो। तो इस समय उनका कद भी पार्टी में उनका कद बढ़ा है, क्योंकि वो 2 बार से प्रधानमंत्री मोदी के सामने छोटा है। जाहिर सी बात, तो उस तरह का कंपैरिजन हम लोग नहीं कर सकते हैं, उस तरह का कोई तुलना नहीं है।
वो अपनी पार्टी में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है, जो कि 2 बार से अपने दम पे जो है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को जिता के जो है, एक तरह से देखेंगे तो 2014 में भी ऐसा हुआ था और 2019 में भी उन्हीं के इर्द गिर्द जो है इलेक्शन था। इस बार जो है प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन उसके शुरुआती दौर में था, लेकिन उसके बाद में आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो है, जो आपने देखा माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का जो है, जो एक दूसरे की तरफ कंसोलिडेट करने के लिए जो नैरेटिव शुरू हुआ है, अब थोड़ा सा चुनाव की जो है अब नैरेटिव थोड़ा सा बदल गया है, आप कह सकते हैं। 80 लोकसभा सीटें हैं, कितना लग रहा है बीजेपी कितनी सीटें जीत पाएगी इस बार? क्क्योंकि परसेंट मतलब वोट जो सीट्स थी घटी भी, जैसे 2014 से 2019, पिछली बार 2019 में जो है सीट जो है 62 हो गई, 62 हो गई, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार का जो कॉम्बिनेशन था उसमें जो आप देखेंगे कि बीएसपी और एसपी यानी सपा और बसपा, तो समाजवादी पार्टी का जो एमवाई फैक्शन, जो एमवाई जो वोट बैंक है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन प्लस उसके साथ में जो दलित कॉम्बिनेशन वोट्स का था, जो कि तकरीबन 19% के आसपास लोग कहते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ में वोट बैंक था। तो वो दोनों वोट जब एक हुए, कंसोलिडेशन हुआ उन दोनों इन जो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ वोट का, तो वो एक कॉम्बिनेशन जबरदस्त था। उस कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि उन लोगों ने जो है 15 सीट तकरीबन जीती थी। बिल्कुल। तो उसकी वजह से बीजेपी की जो इतनी अनुमानित उनकी संख्या थी वो नहीं हो पाई थी। इस बार देखा है, आपने देखा होगा कि 4 चौको, एक तरह से देखा जाए त्रिकोणीय हो रहा है फिर से इस बार, लेकिन उसमें जो है समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो कि इंडिया ब्लॉक के साथ में इन लोगों ने एक कॉम्बिनेशन बनाया है। बीएसपी का अलग से चुनाव लड़ना जो है, अगर बीएसपी भी इसमें शामिल हो जाती इस इंडिया ब्लॉक के अलायंस में, तो वो अलायंस मैं तो उसको कहूंगा कि लीथल अलायंस हो जाता। बीजेपी के लिए बहुत दिक्कत, बीजेपी के लिए दिक्कत होता है और बीजेपी की खासी सीट्स जो है कम होती। अच्छा, अच्छी खासी सीट्स कम हो सकती। हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि अगर वो हम लोग जाति वोट बैंक को अगर एक साथ लेके देखें तो वो तकरीबन हो सकता है कि वो लोग 20 सीट भी जीत सकते थे। अच्छा, ये भी अंतर आ सकता था, 20+ भी हो सकता है। जबकि इस बार लोग कोशिश कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलके जो है हम लोग 20-25 सीट जीतेंगे। लेकिन अमित शाह भी तो कह रहे हैं कि 80 सीट जीत जाएंगे, 80 में से हम लोग। 80 में 80 भाई, कोई भी पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो तो यही दावा करेगी कि हम पूरी सीट जीतेंगे। लेकिन जो अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करें, जाति उसकी समीकरणों की बात करें, आपने देखा होगा कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक अलायंस ये समाजवादी पार्टी ने बनाया, तो उनकी काट के लिए आपने देखा अनुप्रिया पटेल ओबीसी नेता हैं, उनकी समाजवादी पार्टी से जाके उन्होंने पीडीएम बना लिया, पिछड़ा दलित और मुस्लिम बना दिया, जिसके साथ में ओवैसी साहब जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं, कुछ सीटों पर वो लोग भी डेंट करेंगे समाजवादी पार्टी का वोट और कांग्रेस पार्टी का वोट। लेकिन जो मुख्यतः आप देखेंगे कि जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी आई है, तो उसमें इन लोगों ने एक कंसोलिडेशन कर लिया है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कॉन्क्रीट तरीके से जो है इनके पास रहेगा। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, पिछली बार वाराणसी में आप देखेंगे कि बनारस में जो है तकरीबन जो है मुस्लिम जो वोट बैंक है वो तकरीबन 5 लाख के आसपास है। अच्छा, 5 लाख के आसपास है, यानी 4.7 भी आप कह सकते हैं। पूरे वो जो जनसंख्या आती है उसमें जो है जो ये कांग्रेस और समाजवादी एक साथ लड़ी थी जब, तो आपको वो वाकया याद होगा कि यूपी के 2 लड़के, हाँ बिल्कुल, वो जो उस समय एक साथ में लड़ रहे थे, तो वो लोग मिल के भी वो जो मुस्लिम जो कंसोलिडेटेड वोट बैंक था उतना वोट उनको नहीं मिल पाया था। लोग कह रहे थे कि जो जनसंख्या थी उससे भी कम वोट मिला उन लोगों को मिल के। तो वो जो परसेंटेज जो वोट मार्जिन है, जो परसेंटेज ऑफ विक्ट्री मार्जिन है, वो काफ़ी बड़ा था बीजेपी का। तो वहाँ तो दूसरे ढंग की लड़ाई है। वहाँ तो प्रधानमंत्री को ये कोई कहे कि वो उनको शिकस्त दे पाएगा, ये तो थोड़ा सा भी कल्पना से परे बात है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ अभी भी देखा जाए तो बिल्कुल जीतने की मुद्रा में है वो। अच्छा, 2 मुद्दे हैं, इस पे मैं थोड़ा सा समझना चाहूँ। एक राम मंदिर का मुद्दा है, इसमें बीजेपी को कितना फायदा होगा। दूसरा जो है पेपर लीक का जो मसला है, इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा। देखिए, पेपर लीक वाला पहले मैं इस मामले में बात करूंगा कि इसको रिलेट किया जा रहा है यूथ के मामले से। कि जो बेरोजगारी और यूथ की हताशा, इस तरह से बात की जा रही है। लेकिन उसी के साथ में कांग्रेस का जो युवा न्याय
और जो हिस्सेदारी न्याय इसकी बात कर रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया है कि युवाओं को हम मैक्सिमम जो रोजगार देंगे, और उसके साथ में जो हिस्सेदारी की यानी जो जाति जनगणना करवा के जो लोगों को जो है हिस्सेदारी देंगे। तो जो पेपर लीक को उन्होंने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो है थोड़ा सा उसका जो है दायरा बढ़ा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी भी अपने तरीके से जो है उस नैरेटिव को फॉइल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस मुद्दे की एक धमक है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जिसका कहीं ना कहीं जो है, ऐसा नहीं कि यूथ सेगमेंट में पूरी तरह से एक तरफा होगा, उसमें डिवीजन होगा, तो वो एक बड़ा मुद्दा वहाँ पर है। और राम मंदिर का मुद्दा तो हमेशा इमोशनल मामला है, इमोशनल मामला है। आप उसी वजह से आप देखेंगे जो आज प्रस्तावक की लिस्ट थी, उसमें वो जो शास्त्री जी हैं उनका नाम है आपने पंडित गणेश्वर शास्त्री, यही नाम है ना, गणेश्वर शास्त्री जी। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी आज जो अपना नॉमिनेशन फाइल करने गए तो उनके साथ में चल रहे थे। अच्छा। उन्होंने ही, गणेश्वर शास्त्री जी ने ही जो है राम मंदिर प्रतिष्ठा का जो है शुभ मुहूर्त उन्होंने ही निकाला था। और कहा जा रहा है कि आज भी जो 11 बजे के बाद जो फाइल किया है नॉमिनेशन, उसका भी शुभ मुहूर्त जो है वो शास्त्री जी के ही द्वारा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स भी आ रही हैं इस तरह की। तो शास्त्री जी का होना के मतलब है कि चूंकि ब्राह्मण, आप ईस्टर्न यूपी का अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न यूपी जो फॉरवर्ड कास्ट है, और ब्राह्मण का जो वोट प्रतिशत है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो लोग लीडरशिप की स्थिति में है। कई जगहों पर जो वोट स्विंग करवाने की स्थिति में है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अगर 30 से 32 सीट होती हैं, तो जो वहाँ पर जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय तकरीबन 12 और 15% मिला के तकरीबन 20% से ऊपर हो जाता है। अच्छा। 30 की कंस्टिट्यूंसी में लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो इसी तरह से मुझे जो समझ में आती है कि उसमें जो है शास्त्री साहब को लेकर आपने उस सेंटिमेंट्स को, यानी ब्राह्मण और अपर्स कास्ट को खुश करने की कोशिश थी। साथ ही में उसके साथ उन्होंने जो है राम मंदिर की भी मुद्दे को वहाँ पर एक तरह से किया। और शिव की नगरी है काशी, आप जा रहे हैं, जान ही रहे हैं कि शिव की नगरी है, तो वहाँ पर वो माहौल जो है, धार्मिक माहौल जो है वो उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, वो हमेशा रहेगा। लेकिन जो प्रस्तावक में और लोग थे, नाम है उसमें एक ओबीसी के भी हैं, उनका नाम है, वो लोग वहाँ के जो संघ के कार्यकर्ता हैं, और एक साहब दलित सेगमेंट से आते हैं। तो उनका होने का मतलब क्या है? आप देख रहे हैं पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन, ब्राह्मण, ओबीसी, दलित, पूरा हिंदुत्व, ये पूरा सिंबॉलिक जो है, सिंबॉलिक कॉम्बिनेशन जो है, उस आप अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो उस नॉमिनेशन के दरमियान जो है आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो पूरे उनको उस वोट बैंक के साधने की जरूरत नहीं है, मेरा मानना है, क्योंकि वो पहले से सधा हुआ वोट बैंक है। और मोदी को लेकर कम से कम काशी में जो है, वाराणसी में कोई उस तरह का संशय नहीं है। और रायबरेली में क्या होगा? अभी अमित शाह रिसेंटली एक बयान दिए कि रायबरेली में कमल खिला दो, 400 पार ऐसे ही हम हो जाएंगे। वो उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको बताऊं कि रायबरेली में जो है, जो वहाँ के जो लड़ रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह जी, दिनेश प्रताप सिंह जी राजपूत हैं। और जो समाजवादी पार्टी के एक और नेता हैं, मैं आपको बता दूं, जो पांडे जी, जो कि ऊंचाहार के विधायक हैं, जो कि पूरी तरह से तो नहीं आए हैं, लेकिन उनके भाई को बीजेपी में शामिल करवाया गया। और उनके परिवार के, एक तरह से कह दूं कि उन्होंने जो राज्यसभा में बीजेपी के फेवर में वोट किया, तो बीजेपी की तरफ से आ गए एक तरह से, तो उनका वोट बैंक आ गया। तो ब्राह्मण, ये क्षत्रिय कैंडिडेट हैं। और आपको याद होगा कि रायबरेली की जो सदर कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो रायबरेली जो असेंबली सीट है, वहाँ पर अदिति सिंह लड़ रही हैं। अदिति सिंह जो है वहाँ से जीती हुई एमएलए हैं। वो अदिति सिंह के पिताजी जो है अखिलेश सिंह बहुत बड़े नेता थे और प्रभावशाली बाहुबली नेता थे। तो शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि वहाँ की राजनीति इस तरह से है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो कांग्रेस में अखिलेश सिंह हुआ करते थे, और ये जो दिनेश प्रताप सिंह, ये भी कांग्रेस में हुआ करते थे, उसको छोड़ के यहाँ पर आए बीजेपी में। और वो जो पांडे जी हैं, जो इस समय समाजवादी पार्टी में, तो दिनेश प्रताप सिंह और वो पांडे जी दोनों एक साथ हुआ करते थे। अखिलेश प्रताप सिंह के साथ उनकी अदावत हुआ करती थी। ये लोग अलग अलग खेमे में थे, क्योंकि वो बाहुबली नेता थे। अब ये तीनों लोग एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी में आ चुके हैं, एक तरफ बीजेपी में आए, दूसरी तरफ लेकिन आपस में जो है फ्यूड में अभी भी है। अदिति जो है, अदिति नहीं पसंद करती उनके साथ में आना, उनके बीच में डिफरेंसेज हैं।
अभी भी। लेकिन उसी शायद ऐसा कहा जा रहा है, जैसा कि मैं रिपोर्ट्स पढ़ा कि और वहाँ के लोगों से जो थोड़ी बहुत बातचीत से पता चला कि उसी जो फैक्शनलिज्म है, उसी फ्यूड को समाप्त करने के लिए जो है अमित शाह जी को जो है वहाँ रायबरेली जाना पड़ा और उन लोगों को एक साथ मंच पे बैठा के मंच साझा करवाया गया। आपने देखा होगा कि वो जो ऊंचाहार के एमएलए हैं पांडे जी, मनोज पांडे के घर में भी विजिट किया, उनके घर गए। अच्छा। उनके परिवार से भी मिले। जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वहाँ उनके परिवार में भी गए। तो रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं। उसके पहले आपने देखा होगा कि वहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक भी गए थे, लेकिन वो उनकी वजह से जो है लगता है कि पूरी तरह से वो समस्या नहीं सुलझ पाई थी, इसीलिए होम मिनिस्टर को जाना पड़ा वहाँ पर और वो समझौता और सुलह करवानी पड़ी कि भाई आप लोग एक तरह से यूनाइट हुई है। पहले मुश्किल नहीं थी, लेकिन जब से राहुल गांधी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया तो रायबरेली में जो है इन लोगों के लिए अब एक समस्या हो गया है कि अगर नहीं जीतते हैं, अगर जीत जाते हैं तो इसका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कांग्रेस को, जैसा उन्होंने कहा कि यहाँ सीट का मतलब 400 पार। अमेठी के लिए वो लोग आश्वस्त है, बीजेपी अमेठी के लिए आश्वस्त है कि वहाँ पर जो है जो किशोरी लाल शर्मा हैं उनकी भी पॉपुलैरिटी अपनी दूसरे तरीके से है, लेकिन उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। लेकिन वो उनके बारे में बताऊं कि वो अमेठी में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां उनको लोग चेहरे से या उनके चेहरे वाले परिचित एक दो लोग ना हो। ग्राउंड नेता, मतलब ग्राउंड नेता नहीं, चूंकि वो राजीव गांधी के टाइम से ही उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते रहे, गांव-गांव उन्होंने भ्रमण किया है, तो उनकी पॉपुलैरिटी है। लेकिन चूंकि वो कभी चुनाव नहीं लड़े, रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं रहा है, तो वो जो जान पहचान कितनी वोट बैंक में, वोट में कन्वर्ट होगी, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। और कहा भी ये भी जा रहा है कि अमेठी से राहुल क्यों भागे, वायनाड से भी हार जाएंगे इसलिए रायबरेली से लड़ रहे, तरह तरह की चीजें। नहीं, उसमें देखिए दो तरह की कयास, राजनीति में तो आधी चीजें कयास पे ही चलती हैं, लेकिन एक यहाँ का इमोशनल मामला भी था। इमोशनल मामला ये था कि कहा जा रहा है जैसा कि सोनिया गांधी ने जब ये सीट छोड़ के राज्यसभा चली गई राजस्थान से, तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो एक थ्योरी थी कि साहब प्रेसिडेंट चूंकि वो पार्टी के रही हैं, तो पार्टी के प्रेसिडेंट वाली पोस्ट पे पार्टी का प्रेसिडेंट ही लड़ना चाहिए। तो जो राहुल गांधी भी पार्टी के प्रेसिडेंट रह चुके थे, तो इसलिए एक नेचुरल चॉइस राहुल गांधी बनते थे। प्लस ये सीट भी जो है, जो आप देखेंगे कि 1952 पहले इलेक्शन के बाद से देखा जाए तो उनके परिवार के ही पास में रही। फिरोज गांधी भी जीते थे 1952 में, इंदिरा गांधी लगातार जीती, 4 बार जो है सोनिया गांधी उस सीट से जीत चुकी हैं। और वहाँ का आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 30% प्लस जो है दलित कॉम्बिनेशन है, और वहाँ पर जो है 20% से अबव जो है फॉरवर्ड कास्ट है। ओके। हाँ, और उसके बाद मुस्लिम पॉपुलेशन भी तकरीबन 15% के आसपास में है। तो कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है। और चूंकि वो मामला इमोशनल है गांधी परिवार के लोगों का रिप्रेजेंट करने का मतलब उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई ना। और रायबरेली के लोगों के लिए कहा जाता है कि जब सोनिया गांधी थी वहाँ से रिप्रेजेंट करती थी, तो उनके ऑफिस में जो वहाँ के लिए अलग डेस्क थी। रायबरेली से लोग डायरेक्ट वहाँ पर फ़ोन करते थे। इवन पीएमओ में, जब तक वो वहाँ से कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, तो उन लोगों की एक्सेस पीएमओ तक थी। तो जाहिर सी बात है, अगर दिनेश प्रताप सिंह लड़ते हैं तो उनके बनस्पति और वहाँ पर जो एक सबसे शीर्ष का नेता, तो राहुल गांधी जीतेंगे कि नहीं ये बताइए। ये अभी तो मुश्किल है, कहा कुछ नहीं जा सकता है। मुकाबला तगड़ा है, ये मुकाबला बीजेपी के लिए ये अब डिफिकल्ट सीट है, ये कहा जा सकता है इस समय। अभी जो वोटिंग अभी हुई है, वोटिंग परसेंटेज काफी कम है। वोटिंग परसेंट का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा बीजेपी के लिए? परसेंट के लिए जो फर्स्ट 3 फेजेज में जो है कल बहुत कम है कंपेयर करें, मतलब फर्स्ट 3 फेजेज में कम हुआ, लेकिन कल वाले में काफी कुछ मैनेज हो गया है। सिर्फ 2.5% का, बिल्कुल 2.5% का ही अंतर रहा है पिछले उससे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इन लोगों ने थोड़ा सा मैनेज किया है। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि जो नीचे के जो बीजेपी के अनुसांगिक संगठन है, जैसे कि आरएसएस और बीएचपी, जो कि सपोर्ट करती हैं पीछे से, तो उन लोगों के कार्यकर्ताओं को भी कहा गया है कि वो लोग भी जो है जो ग्राउंड स्तर पे जो है जाके लोगों को जो है वोट डालने के लिए प्रेरित करें। तो ऐसी खबरें आ रही हैं। तो इस वाले फेज में जो है, तीसरे वाले फेज में जो है इसका असर पड़ा है। लेकिन गर्मी, वेदर भी एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल, वेदर बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से गर्मी में कुछ लोग डिस्करेज्ड हो रहे हैं। और प्लस तीसरा जो मैं आपको एक कारण बताऊं कि जब कोई भी पार्टी जो है लगातार जीतती है, तो उसके प्रति वोटर्स की उदासीनता भी दिखती है। उदासीनता इस तरह से कि साहब ये तो जीत ही रहे हैं,
इसीलिए बार बार बीजेपी कह रही है अपने मंच पे कि घर पे मत बैठिए, वोट दीजिए। वोट दीजिए, हाँ। समझ रहे हैं ना? जी, तो जी, उसका जी। कहने का मतलब यही कि ठीक है हम जीत जरूर रहे, लेकिन आप लोग घर पे बैठे रहेंगे तो हमारा नुकसान होगा। हाँ। इसलिए ये पीछे से जो है ये भी कहा जा रहा है, लेकिन उदासीनता तो है उसमें, थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी भी है, 2-4 फैक्टर्स भी, 2 फैक्टर, एक बेरोजगारी है और एक मैं महंगाई भी कहूँगा। भले ही कल आपने देखा होगा कि साल भर की जो रिपोर्ट 11 महीने की इन्फ्लेशन रिपोर्ट आई है, उसमें इन्फ्लेशन का आंकड़ा जरूर नीचे है, लेकिन जो फूड आइटम्स हैं उसमें अभी भी उसमें कमी नहीं आई है, लेकिन ओवरऑल इन्फ्लेशन फिगर से नॉन फूड आइटम्स की वजह से वो आंकड़ा नीचे आ गया है, लेकिन फूड आइटम्स में उसी तरह की बढ़ी हुई है। तो बेरोजगारी और जो महंगाई, ये 2 मुद्दे तो जनता के बीच में है ही, जिसकी वजह से भी थोड़ी बहुत उदासीनता की बात हम लोग कह सकते हैं। बिल्कुल जी। समय हो चुका है, आपने अपनी बात रखी। अब 4 जून को नतीजे आएंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन भर दिया है। आप लोग भी देखते रहिए India.com। शुक्रिया, धन्यवाद।